तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम समाजशास्त्री के रूप में दुर्खाइम, जो कि 1856 से 1917 1856 से 1917 की ओर रुख करते हैं। ये कब से कब तक एक्टिव रहे थे? दुर्खाइम जी समाजशास्त्री के रूप में हम दुर्खाइम को जो है बात कर रहे हैं कि ये रुख करते हैं, जिसने अपने पूर्वाधिकारी कामटे, इनसे पूर्वाधिकारी कौन थे? कामटे की भूमिका एवं जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लिया। जो कामटे कर रहे थे समाजशास्त्र को एज अ फिजिकल साइंस, एज अ साइंस के रूप में डेवलप करने के लिए, वही भूमिका और जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया। किन्होंने? दुर्खाइम ने। कामटे की तुलना में दुर्खाइम का मानना था कि ज्ञानोदय संपूर्ण रूप से नकारात्मक नहीं था। जो ज्ञान का उदय है, जो लोगों ने ज्ञान का उदय किया, वो संपूर्ण रूप से नकारात्मक नहीं है, बल्कि वास्तव में इसमें वैज्ञानिक विधि पर जोर देने जैसे कुछ स्थिगत पहलुओं का समावेश है। बात समझ रहे हैं? इसमें वैज्ञानिक विधि पर जोर देने जैसे कुछ स्थिगत पहलुओं का समावेश हुआ है, कि कहीं कहीं पर हम जो है वैज्ञानिक विधि पर जोर देते हैं। दुर्खाइम अराजकता और सामाजिक अव्यवस्था के विरुद्ध थे। दुर्खाइम किसके विरुद्ध थे? अराजकता एवं सामाजिक अव्यवस्था के विरुद्ध थे, और उनका अधिकांश कार्य सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन से संबंधित है, जो उनके अनुसार उस समय की जरूरत था। मतलब दुर्खाइम ये चाहते थे कि समाज हमारा व्यवस्थित हो, अराजकता ना हो, एक सरकार टाइप की हो, और शासन हो लोगों के हाथ में, लोगों के प्रति उनकी उत्तरदायित्वता हो, ऐसा एक समाज हो जो व्यवस्थित हो, है ना? ये दुर्खाइम का सोचना था, और इसी पर उन्होंने बल दिया, और इसी के लिए उन्होंने प्रयास किया, समाजशास्त्र का अध्ययन किया, समाजशास्त्र को डेवलप किया। दुर्खाइम के लेखन विविध किस्म के थे। तो दुर्खाइम के जो लेखन थे, जो उन्होंने लिखा था, राइटिंग्स अपनी लिखी थी, वो विविध किस्म के थे, अलग अलग वेराइटीज के थे। और समाजशास्त्र में उन्होंने बहुत सी उत्कृष्ट रचनाओं का सृजन किया। समाजशास्त्र में उन्होंने बहुत सी उत्कृष्ट, ब्रिलियंट रचनाओं का जो है सृजन किया। ठीक है। इस तरह द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895, देखिए ये बुक है या राइटिंग है इनकी, देखते हैं इस पे आगे। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 ईस्वी में उसने इस बात पर जोर दिया कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। तो मेन पॉइंट उसमें उन्होंने क्या निकाल दिया अपनी इस बुक में, कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। जो सोशियोलॉजी है वो सोशल फैक्ट्स जो है हमारे, उनका अध्ययन है। ये सामाजिक तथ्य ऐसे हैं जो ये सामाजिक तथ्य कैसे हैं जो समाज की ओर रुख करेंगे, और जो सामाजिक सिद्धांत के विकास में उत्पन्न, सामाजिक सिद्धांत के विकास में उत्पन्न हुई हैं। ये ऐसे तथ्य हैं, सामाजिक सिद्धांत जो था हमने बनाना चाह रहे थे, उसके विकास में जो उत्पन्न हुई हैं, ऐसे तथ्य थे। आरंभ में हम सर्वप्रथम फ्रांस में ज्ञानोदय के दौरान विचारों के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आरंभ में हम सर्वप्रथम फ्रांस में ज्ञानोदय के दौरान विचारों के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो फ्रांस में जो ज्ञानोदय हुआ, उनका रेनेसांस हुआ, है ना, क्या कैसे किया जाए, कैसे रहा जाए, इस तरीके के विचारों के प्रभाव पर हम केंद्रित रहेंगे। तो ज्ञानोदय के दौरान बहुत नए विचारों की पेशकश की गई, और मौजूदा विचारों को बदला गया। जो भी मौजूदा विचार थे उनको बदला गया। 17वीं शताब्दी में क्या हुआ? 17वीं शताब्दी का दर्शन शास्त्र, जो फिलॉसफी थी, और विज्ञान मतलब साइंस एक प्रेरक कारक थे। जो 17वीं शताब्दी में दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी आई थी, और उसके विज्ञान था, उसका एक प्रेरक कारक थे, क्योंकि इसके ताकि इन विचारों को बदला जाए सोशियोलॉजी के, जिन्होंने फ्रांस के विचारकों, बुद्धिजीवियों को प्रभावित किया। ऐसे विचारकों में दकार्त एवं लॉक के नाम उल्लेखनीय। तो देखिए नए आ गए विचारक, दकार्त और लॉक। ठीक है। अगला हम देखते हैं के नाम उल्लेखनीय। बाद के विचारकों ने इन विचारकों की प्रमुख पद्धतियों का खंडन नहीं किया। बाद के जो विचारक थे वो, उन्होंने इन विचारकों की प्रमुख पद्धतियां, जो इन्होंने सिस्टम अपनाया सोशियोलॉजी के बारे में, उनका खंडन नहीं किया, बल्कि ऐसी बुनियादी सच्चाई को ढूंढने की चेष्टा की जिससे इनके विचारों को सामाजिक प्रासंगिकता मिल सके। मतलब ऐसी बुनियादी सच्चाई को ढूंढने की कोशिश की आने वाले विचारकों ने, जिससे ये जो इनके विचार थे उनको सामाजिक प्रासंगिकता, एक रेफरेंस मिल सके।
ऐसा करना बहुत जरूरी था, खासकर यदि खुद समाजशास्त्र को प्रासंगिकता की प्राप्ति करनी हो और समाज के विश्लेषण में अपनी मौजूदगी बनाए रखनी हो और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना हो। ऐसे बदलाव लाने हो जिससे समाज के सभी भागों को सामाजिक फायदा मिले। हालांकि ज्ञानोदय के उदारवाद के अपने ही कुछ आलोचक थे, ज्ञानोदय के उदारवाद के कुछ अपने ही कुछ आलोचक थे, जिसे प्रति ज्ञानोदय कहते हैं, मतलब एंटी ज्ञानोदय भी थे कुछ। मतलब जो हम ज्ञान का उदय हो रहा है, जो विचारों को सोचने का उदय हो रहा है, विचारों का उदय, उसके भी कुछ एंटी लोग थे। और यह ज्ञानोदय और प्रति ज्ञानोदय के बीच का खेल था, जिसने प्रारंभिक समाजशास्त्र के सभी विचारों और सिद्धांतों को बनाया, जिसने प्रारंभिक समाजशास्त्र के सभी विचारों एवं सिद्धांतों को संभव बनाया। तो कुछ थे उदार विचारक, उदार ज्ञानोदय के प्रति उदारवादी विचारधारा रखने के लिए, और कुछ थे उसके एंटी ज्ञानोदय। अब आगे देखते हैं हम। इस तरह प्रति ज्ञानोदय विचारधारा के डी बोनार्ड जैसे विचारक मध्य युग की ओर लौटना चाहते थे, जहां उन्हें महसूस होता था कि ज्ञानोदय युग की तुलना में जीवन अधिक सौहार्दपूर्ण है। ज्ञानोदय युग की तुलना में जीवन अधिक सौहार्दपूर्ण है। ऐसे रचनाकार प्रगतिशील विचारधारा के विरुद्ध थे। उनका मानना था कि ज्ञानोदय एवं औद्योगिक क्रांति दोनों ऐसी शक्तियां थी जिन्होंने शांति, सद्भावना, कानून और व्यवस्था का विध्वंस कर दिया है। ठीक है ना। तो मतलब जो ये समझते थे कि ज्ञानोदय एक अच्छी चीज नहीं है, जो लोगों का ज्यादा अच्छा ज्ञान उदय हो जाए या कोई औद्योगिक क्रांति हो जाए, तो ऐसी शक्तियां जो है वो शांति, सद्भावना, कानून व्यवस्था का विध्वंस कर रही है ना। अब देखते हैं अगला पॉइंट, व्यक्ति विशेष बनाम सामूहिकतावाद। ठीक है, व्यक्ति विशेष बनाम सामूहिकतावाद। एक तो व्यक्ति विशेष हो और बनाम सामूहिकतावाद, मतलब कि जो ग्रुपिज्म हो, इसे हम क्या कह सकते हैं, ग्रुपिज्म। ठीक है। और इस तरह जहां ज्ञानोदय के विचारक ने व्यक्ति विशेष पर जोर दिया, ज्ञानोदय के विचारकों ने जहां व्यक्ति विशेष पर जोर दिया, वहीं इन विचारकों का प्रतिरोध करने वालों ने सामूहिकतावाद पर जोर देने की चेष्टा की। बात समझ रहे हैं। इन विचारकों का मानना था कि व्यक्ति विशेष के दायरे से आगे भी बहुत कुछ है और यह समाज खुद था। समाज को पीछे से वर्तमान और यहां से भविष्य में ले जाने वाले लंबे प्रवाह के रूप में देखा गया। समाज को पीछे से वर्तमान और भविष्य में ले जाने वाले लंबे प्रवाह के रूप में देखा गया। इसके अलावा हम संगठनों समेत भूमिकाओं, संबंधों को महत्वपूर्ण पहलुओं के रूप में देखते हैं। इसके अलावा हम संगठनों समेत भूमिकाओं एवं संबंधों को महत्वपूर्ण पहलुओं के रूप में देखते हैं कि ये पहलू हैं। पहलू कौन कौन से हैं? संबंध, किनकी क्या भूमिका रही है ना, कैसे संगठन थे, तो इन एस्पेक्ट्स को हम देखते हैं। इसके अलावा संपूर्णता ऐसा मुख्य पहलू है, संपूर्णता, होलनेस ऐसा मुख्य पहलू है जो इस बात पर जोर देता है कि समाज के भाग आपस में अंतर संबद्ध हैं। संपूर्णता ऐसा मुख्य पहलू है जो इस बात पर जोर देता है कि समाज के जो भाग हैं वो आपस में अंतर संबंध है, इंटरलिंक है। इसके अलावा रूढ़िगत प्रतिक्रिया ने सामाजिक बदलाव को घृणा की नजर से देखा। इसके अलावा जो रूढ़िगत प्रतिक्रिया थी हमारी, है ना, उसने सामाजिक बदलाव को घृणा की नजर से देखा। जो पहले से रूढ़िवादी थे, है ना, पिछली चीजों को मानते थे, उन्होंने जो ये चेंजेस हो रहे थे उनको घृणा की नजर से देखा कि ये बदलाव कैसा हो रहा है। जैसे कि घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं पुराने ख्यालातों के, और किसी लड़की को अगर जीन्स पहन के देख लिया तो कहेंगे हो हरे राम ऐसा। तो उसने महसूस किया कि विध्वंसकारी थी और सामाजिक अवस्था को जन्म देती थी। तो ये जो बदलाव को देख रहे थे, ये समझते थे कि ये जो हो रहा है ये विध्वंसकारी है। मतलब किसी ने जीन्स पहन लिया, छोटे कपड़े पहन ले, तो सामाजिक व्यवस्था फैल जाएगी इसमें, तो है ना। उदारवादी वो थे जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति के प्रति सकारात्मक विचार रखे। तो उदारवादी जो थे वो ग्लोबलाइज थे, लिबरल नेचर के थे। वो जानते थे फ्रांसीसी क्रांति जो हुई है और जो औद्योगिक क्रांति हुई है ये सकारात्मक है, पॉजिटिव है, लोगों में
लोगों के जीवन रहन सहन में अच्छे और पॉजिटिव बदलाव लाएगी, हमारे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊंचा हाई करेगी, है ना। इसलिए जहां परिवर्तन नवीन जगत की ओर अग्रसर था, जहां परिवर्तन जो चेंजेस थे वो नवीन जगत की ओर अग्रसर था, वहीं रूढ़िगत प्रतिक्रिया ने सोपान की रचनाओं संरचनाओं को बढ़ावा दिया, सोपान की रचनाओं को बढ़ावा दिया और परिस्थिति और एवं पारिश्रमिक की व्यवस्था के लिए इसे अनिवार्य महसूस किया। ये कुछ ऐसी अनिवार्य विशेषताएं थीं जो उस समय मौजूद थी और जिनका सामना उदारवादियों को करना था। जिनका सामना किसको करना था? उदारवादियों को। अब ज्ञानोदय के कुछ समाजशास्त्रियों की ओर संक्षेप में रुख करें। ठीक है, ज्ञानोदय के कुछ समाजशास्त्रियों की ओर संक्षेप में रुख करें। तो हम अब ज्ञानोदय से जुड़े कुछ समाजशास्त्री देखते हैं। तो उसमें आ जाते हैं पहले हमारे मुख्य कामटे एवं ज्ञानोदय। कामटे और ज्ञानोदय का क्या संबंध था? कामटे 1798 से 1857 की समाजशास्त्र में अग्रणी भूमिका है। कामटे जी की, अगस्त कामटे जी की समाजशास्त्र में अग्रणी भूमिका है और उन्होंने जो समाजशास्त्र शब्द प्रतिपादित किया उसमें फ्रांसीसी क्रांति और ज्ञानोदय पर प्रतिक्रिया एवं उसका आंशिक विश्लेषण है। भाई जो उन्होंने समाजशास्त्र शब्द दिया है उसमें फ्रांसीसी क्रांति और ज्ञानोदय की जो प्रतिक्रिया थी उसका आंशिक विश्लेषण है, संक्षिप्त ब्रीफ एनालिसिस है। बात समझ रहे हैं? इन्होंने केवल समाजशास्त्र को, एक वर्ड को केवल इस क्रांति और ज्ञानोदय की प्रतिक्रिया पर दिया है, ज्यादा कुछ विश्लेषण नहीं किया। इस तरह कामटे की प्रत्यक्ष की विचारधारा, बात समझ रहे हैं, इनकी क्या थी? प्रत्यक्ष की विचारधारा थी, जो इन्होंने देखा, जो महसूस किया, ऐसे बिंदु पर लक्षित थी जो उनके विचारों में ज्ञानोदय के कुप्रभावों का प्रतिकार थी। उनके विचारों में ज्ञानोदय के कुप्रभावों का प्रतिकार थी। बात समझ, ज्ञानोदय के होने से जो कुप्रभाव हुए इसका प्रतिकार थी। उनका निजी उपागम डी बोनार जैसे विविध प्रतिक्रांतिकारी विचारकों से प्रभावित था। उनका जो निजी उपागम था डी बोनार जैसे विविध प्रतिक्रांतिकारी विचारकों से प्रभावित था। हालांकि कामटे इन प्रतिक्रांतिकारियों से भिन्न थे। उन्होंने मध्य युग की ओर वापस रुख करने की बात का खंडन किया, क्योंकि विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली थी कि ऐसा होना संभव नहीं था कि हम पिछले युग में लौट जाएं और पत्थरों और पेड़ों की छालों पर लिखने लगे। ऐसा संभव नहीं था। उस समय कागज का डिस्कवरी हो चुकी थी, खोज हो चुकी थी, लोग कागज और इंक से लिखने लगे थे। तो अब ऐसा नहीं था कि हम कागज पत्ते और पत्थरों पर लिखना चालू कर दें। अब सबकी अपनी अपनी लिपि और सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज, भाषा डेवलप हो चुकी थी, है ना। तो ये तो पिछला लौटना सही नहीं है कि जब हम इशारों से और टुक 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 करके बात करते थे। पूरी भाषा का जो है पूरा विस्तार रूप से विकसित हो चुकी थी हमारी भाषा, या यूरोप की भाषा, या कई और देशों की भाषा। दूसरी तरफ उसने, आइए फिर से इधर आ जाते हैं टॉपिक पे, कामटे और ज्ञानोदय से रिलेटेड। दूसरी तरफ उसने उस समय के किसी भी अन्य विचारक की तुलना में उत्कृष्ट सैद्धांतिक पद्धति को विकसित किया। बात समझ रहे हैं? कामटे ने उस समय के किसी भी अन्य विचारक से, कोई और भी थिंकर हो, उत्कृष्ट सैद्धांतिक पद्धति को विकसित किया है। किसने? कामटे जी ने।